अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद और मैं हाज़िर खिदमत हूँ हेल्थ सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे निज़ाम हज़म की, एक ऐसे मौजू की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम मेडिकल साइंस में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं और इससे तमाम जुड़े हुए जो ऑर्गन्स हैं उससे मुतालिक हम बात करेंगे ताकि आगाही हो, एजुकेशन हो और अवेयरनेस जो है वो बढ़े। आप लोगों ने एक बड़ी मारूफ सी एक बात है जो कही जाती है कि कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। इन दोनों कैफ़ियत में बड़ा ही फ़र्क है और तज़ाद भी है। इस पे भी बात करेंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर हसीब नवाज़, एक मारूफ़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू मैडम। आपकी प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, आपकी ख़िदमत, आप इस फ़ील्ड में मेरे ख़्याल है 12-14 जी साल सर। से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए और हमारे सुनने वालों को कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है क्या? असल में है क्या? और ये इंसानी जिस्म के किन हिस्सों का इलाज करती है? मैडम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसे आपने बोला है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लफ्ज़ में ही इसका मफ़हूम जो है ना बिल्कुल। है कि ये आम तौर पे माउथ ऑरल कैविटी या माउथ से लेकर खुराक की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत और इससे रिलेटेड जो ऑर्गन है ना उनकी फ़ंक्शनैलिटी को देखने के लिए लाइकवाइज़ के लिवर है, जिगर जिसे जी, कहते हैं, ये लबलबा है, पैंक्रियाज़ है या गॉल ब्लैडर जिसको पित्ता कहते हैं। तो इन सारे ऑर्गन को देखना, इनकी फ़ंक्शनैलिटी को, इससे रिलेटेड डिसीज़ेज़ को स्टडी करना या इससे रिलेटेड ट्रीट करने की जो फील्ड है उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं। जी, जी, और जी। ये एक मेडिसिन की ही फील्ड है ये, और बिल्कुल। लेकिन उसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। जी हाँ। पहले आपको मेडिसिन करनी होती है जो सिंपल पूरे बॉडी को देखना है, फिर उससे एक स्पेसिफिक कैटेगरी में आप आ जाते हैं कि हमने अब इस कैटेगरी से लेटेस्ट जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं या लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, जो इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत मुनासिब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बयान किया। और एक वैसे ही मैं आपसे बात करना चाह रही थी और उस पे हम आगे सवाल भी करेंगे कि ये सुनकर बड़ी हैरत होती है कि निज़ाम हज़म और ये हमारे मैदा, आंतों की सेहत, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मूड, हमारी सेहत और हमारे दिमाग, इसके ऊपर भी इन्हिसार करती हैं और ये आपस में मरबूत हैं। तो इसमें आगे चलकर हम सवाल करेंगे इस हवाले से, ताकि हम अपने सुनने वालों को थोड़ा और गाइड कर सकें, एजुकेट कर सकें। डॉक्टर ये बताइए कि ये गट ब्रेन कनेक्शन की बात की जाती है। आम ज़बान में आम लोग जो नॉन मेडिकल लाइन के हैं या लेमन आप कह लें, उनको हम कैसे समझा सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी वगैरह वो सबसे हटकर, जनरली जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस। ओके मैडम, इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है कि इसको कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। यस। जस्ट लाइक कि आपका जो ब्रेन है उनका आपकी आंतों से कनेक्शन या आपकी आंतों का आपके ब्रेन से कनेक्शन। बिल्कुल। हैप्पी गट, हैप्पी मूड, हैप्पी एग्जैक्टली। माइंड। सो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि अगर आप देखें ये ना कि बहुत से डिसऑर्डर जो हैं, बहुत सी बीमारियों का जी। हमारे अपनी एंग्जाइटी से, जी। स्ट्रेस से बहुत लिंक है। यस। सिमिलरली इसको उल्टा कर लेते हैं, को बहुत सी बीमारियां जो है ना हमारी बॉडी में स्ट्रेस एंग्जाइटी प्रोड्यूस करती हैं। ये एग्जैक्टली। दोनों एक ही हैं कि अगर आपके पास कोई बीमारी है, कोई लॉन्ग टर्म बीमारी या मेडिसिन, अगर आपको सिंपल मैं कहूँ कि यू हैव टू टेक दिस एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, ये गोली खानी डेली आपने, तो आप कहेंगे यार अब डेली खानी है, पहला सवाल डॉक्टर साहब ये हफ्ते खानी है, कब तक खानी है? जी, तो बहुत होती इसका है। मतलब है कि वो टैबलेट ने आपके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस जी। किया है। जी। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ रही है ना, तो उस हाइपरटेंशन ने आपके अंदर डिसऑर्डर प्रोड्यूस किया है। जी। सिमिलरली अगर आप लंबे अरसे के लिए एंग्जाइटी स्ट्रेस में है तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। इसी तरह गट का क्या लिंक है कि गट जो है, अगर आपकी गट हेल्दी है, आप अच्छे ही रखते हैं, तो आपका मूड जो है ना वो बहुत अच्छा रहेगा।
आप बड़ा अपने आप को प्रोडक्टिव करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप अपने आप को खुश फील करेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा मेडिकल दे देते हैं इसको टच, कि एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो गट से होता है, सीरोटोनिन कहते हैं। एग्जैक्टली ठीक, ये सीरोटोनिन गट के लिए बहुत अच्छा है, जी गट की मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जी लेकिन यही अगर हार्मोन बॉडी में आ जाता है और ब्रेन तक पहुंचता है, केमिकल पहुंचता है, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एंग्जाइटी और स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। सो लीकी गट एक लफ्ज़ यूज होता है, लीकी गट है। यस 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 दैट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म, लीकी ओके गट। व्हाट इज बिल्कुल लीकी गट? के अगर आपके स्टमक में या आंतों में छोटी स्मॉल गट है या लार्ज गट है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, तो वहाँ से आपके टॉक्सन बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं एंडोटॉक्सीमिया, कि आपका जो जरासीम है वो ब्लड में आएंगे, वो ब्लड में आके एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट प्रोड्यूस करेंगे, वो आपके अंदर फिर एंग्जाइटी और स्ट्रेस का एलिमेंट प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली ये एक टर्म है कि अगर आपकी बॉडी में गट में कोई सोजिश पड़ी हुई है। इसी तरह अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो जी आपके आंतों के देखें, दिमाग क्या है, न्यूरॉन्स है ना, मैं जी आप जी तो डॉक्टर हैं। जी तो जी इसी तरह जो आपकी गट है उसके इर्द गिर्द भी आप एक न्यूरोलर सिस्टम है जो न्यूरॉन्स को जो एक्टिवेट करता है, कि जी जहाँ से खुराक गई उसे पंप किया, नीचे नीचे गई, फिर जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। हम्म। अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान होगा कि आपकी पूरी गट में खिंचाव आ जाएगा। जी 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 ठीक है, जी इससे क्या होता है, लोगों को 4 मरीज़ों की बीमारियाँ बहुत कॉमन है। नंबर 1 कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाते हैं फूल जाता है मैदा। नंबर 2 लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेटेड, एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, आईबी एसिडिटी बाउल यस सिंड्रोम। जी ठीक है, फिर इसके अलावा आपके अंदर जो है फंक्शन डिस्पेप्सिया है, जलन का रहना। तो एग्जैक्टली ये सारी सिम्टम्स का लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से भी है। जी जी So जी gut brain axis is very important. If you have a healthy gut, you have a healthy mind. Similarly, if you have a healthy mind, you have a healthy gut. जी और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल ये था और आपने उसकी तरफ आप खुद ही आपकी गुफ्तगू उस तरफ आप लेकर आए कि ये जो डिस्पेप्सिया है, ये जो गेशियस है, स्टमक डिस्टेंशन है और कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक में कभी दर्द हो रहा है, कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर जाते हैं। तो डॉक्टर से फिर लाजमी तौर पे रुजू करना चाहिए ना? बिल्कुल करना आप चाहिए। क्या कहेंगे इस मरहले पे? इस मुख्तसर जी, मैं ऑफ इसमें कोर्स। दो चीज़ें हैं। जी, एक जी, चीज़ जी। ये है कि एक होता है कि आप को शॉर्ट टर्म सिम्टम्स हैं, जी, जी, जी। लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं। एक लफ्ज़ यूज़ होता है मेडिकल टर्म में, अलार्म सिम्टम्स, जी, जी, जी। खतरनाक अलामतें। वो क्या होती हैं कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन उसके साथ आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, आपको ब्लड आता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं काले रंग का पखाना आना शुरू हो गया, या स्टूल फॉर कल्ड ब्लड पॉजिटिव हो गया, हुँ। या खाना खाने में दिक्कत आती है, डिस्फेजिया कहते हैं, रुकावट होना शुरू हो जाती है, या ये इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, ऐसी वॉमिटिंग जो आपको मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आपकी वॉमिट सेटल नहीं हो रही, या आपके स्टमक में ऐसी पेन कि आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ली है, वो वर्स होती जा रही है, आप लेते हो ठीक हो जाती है, फिर वर्स हो जाती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो यू डोंट इग्नोर इट। ठीक है, ये डेली सिम्टम्स भी हैं और ये लंबे अरसे के लिए परसिस्ट करते हैं। यू हैव टू डिस्कस योर डॉक्टर, योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आप उनके पास जाना चाहिए, अपने सिम्टम्स का एवेल्यूएट करवाना चाहिए। एक मैं थोड़ी-सी डॉक्टर साहब वज़ाहत करना चाह रही थी अपने सुनने वालों के लिए, कि सेरोटोनिन आपने ये फ़रमाया कि गट से, आंतों से रिलीज़ होती है। तो हमें तो ये सुनने को मिलता है कि न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं जो ब्रेन की एक्टिविटी में, हमारी साइकोलॉजी में और मेंटल हेल्थ में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो क्या सर्कुलेशन के तहत सेरोटोनिन और मैडम हैप्पी हार्मोन्स पहुँचते हैं? असल में देखें जो आप समझ गए ना हाँ मेरा सवाल? एग्जैक्टली, मैं सवाल जी। समझेगा। ये इसके लिए कि हमारे जो रिसेप्टर है ना उसको कहते हैं 5HT3 5HT4 हुँ, रिसेप्टर। अगर हम इसको आप उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा, ये एक रिसेप्टर ऐसे होते हैं, इसको सेरोटोनिन रिसेप्टर कहते हैं। जी, अब ड्रग्स भी आ गए हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये पूरी गट में भी हैं। जी, 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 ये जी। नहीं होते कि सिर्फ आपके ब्रेन में पड़े हुए हैं। तो आपकी ये गट जो होती है वहाँ पे भी ये रिसेप्टर अवेलेबल हैं। जी। तो ऐसी मेडिसिन जो इन रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं वो आपकी उन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए प्रोड्यूस होती हैं। तो आम तौर पे सेरोटोनिन इज़ अ गुड हार्मोन फॉर द गट। गट के लिए अच्छा है क्योंकि ये कंट्रैक्टिलिटी को बेहतर करता है, मूवमेंट को बेहतर करता है, और वहाँ पे अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, आप कॉमन सी बात, सोजिश पड़ी हुई है, तो वहाँ से वहाँ लीकेज होती है। वो कैसे आता है? वो आपके ब्लड से जाएगा, तो ब्लड से हुँ। सर्कुलेशन में जाएगा, सर्कुलेशन से आपके हर दूसरे आर्गन में जाएगा। तो ब्रेन में अगर सेरोटोनिन का लेवल हायर होता है, ज़्यादा होता है, तो ये आपको लो मूड प्रोड्यूस करता है, ये आपके अंदर एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, और ये आपके अंदर स्ट्रेस का एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए? क्या ये मुफ़ीद होते हैं
हेल्दी बैक्टीरिया के लिए, और जनरली डेली लेना चाहिए या क्या आप एडवाइस करते हैं? प्रोबायोटिक एक अल्लाह ताला ने ना गट को एक अपने बैक्टीरिया दिए हुए हैं जिनको हेल्दी बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मेडिकल लिटरेचर ने या साइंसदानों ने ड्रग्स प्रोड्यूस की जिसको प्रोबायोटिक का नाम बना दिया। वो बेसिकली वो भी बैक्टीरिया ही है। तो हमारे पास ना दो कंसेप्ट हैं, एक होता है प्रीबायोटिक, एक होता है प्रोबायोटिक। द प्रीबायोटिक इज अ टर्म यूज कि आप ऐसी डाइट लें, ऐसी चीज़ें लें जो आपके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ को खुद स्पॉन्टेनियसली इंप्रूव करें या इंक्रीज करें। एक होता है प्रोबायोटिक, आप उन फॉर्म को ले लें। तो आई हाईली रिकमेंड कि प्रीबायोटिक इज़ द गुड एडिशन इन योर लाइफ। अगर आपको कोई मेडिसिन से है, प्रीबायोटिक कैसे हैं, योगर्ट ले लें आप, जो वेल फॉर्म्ड आपकी प्रोबायोटिक विद प्रीबायोटिक एक्टिविटी है। आप फ्रूट लें, वेजिटेबल्स लें, ठीक है, आप ऑनियन लें। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके अंदर बैक्टीरिया की अपनी जो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया को। अगर प्रोबायोटिक आप ले सकते हैं, लेकिन इफ यू हैव अ सिम्टम जस्ट लाइक यू हैव ब्लॉटिंग, यू टुक मेडिसिन, यानी कि आपको किसी और वजह से आपने कोई एंटीबायोटिक लंबे अरसे के लिए ली है, या आपको कोई ऐसी डिजीज़ है, जैसे कुछ लोग हैं जो डायबिटिक हैं, लॉन्ग टर्म इलनेस में एंटी हैं, डिप्रेसेंट्स बहुत हैम्पर करते हैं डाइजेशन। एग्जैक्टली। तो वो अगर आप ऐसी मेडिसिन पे हैं, आप एंटीबायोटिक पे हैं, आप क्रॉनिक इलनेस में हैं, और आपको उससे अब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, लाइकवाइज कि आपको ब्लोटिंग फील होती है, फ्लाहट फील होती है, देन यू कैन टेक द प्रोबायोटिक्स। कोई इसका बाउल साइड इफेक्ट मूवमेंट्स रेगुलर नहीं है तो यू शुड टेक Yes, प्रोबायोटिक्स। but it's not a treatment choice. Probiotics not a treatment choice. मतलब कि ये ट्रीटमेंट के तौर पे आप ना लें। You have to evaluate your symptoms. आपको पहले अपनी अलामात को किसी भी कंसल्टेंट से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से एवेल्यूएट करवाना चाहिए। अगर आपके अलामात को हम स्टडी करके या हिस्ट्री पे डिसाइड होता है कि ये आपने सिर्फ आपकी पुरानी मेडिसिन की वजह से मसला आ रहा है, या आपकी दूसरे नंबर पे आपकी कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें डायबिटिक है ना, कुछ लोग हैं, तो उनमें आपकी मोटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, इसमें मैडम सिर्फ एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, आपका टाइम लंबा हो रहा है। लोगों के अंदर राइजिंग या पीपे लेने की जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स खुद एग्जैक्टली, से ले रहे हैं लोग। बहुत से ले रहे जी हैं। अब आपको पता है कि अल्लाह पाक ने डिफेंस सिस्टम बनाए हुए हैं हमारे, जी 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 स्किन बनाई है, डिफेंस है ये हमारा अगर स्टमक में एसिड तेजाब बनाया है, इट्स अ डिफेंसिव सिस्टम हमारे लिए, फाइट के लिए है कि अगर मैंने कोई गंदी चीज़ खाई है या पी है या कोई बैक्टीरिया अंदर गया है, तो मेरा एसिड उसको डैमेज कर दे, किल कर दे ना। अगर आप खुद ही मेडिसिन ले ही जा रहे हैं, आपका जी मुझे सिम्टम हल्के से आ रहे हैं और मैं पीपे ले रही हूँ या लेते जा रहा हूँ, तो आपने क्या किया, अपना डिफेंस सिस्टम क्या किया, कमज़ोर किया। तो जो मेरे मुंह से बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, जो अनहेल्दी जा रहा है, वो स्टमक को बाईपास करेगा, वो कहाँ जाएगा, गट में जाएगा, रिजाइड करेगा। तो वो हेल्दी जो बैक्टीरिया था उसको अनहेल्दी बैक्टीरिया के साथ रिप्लेस होना शुरू हो जाएगा, तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में प्रोबायोटिक लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको पहले वो पीपीआई या राइजिंग भी बंद करना चाहिए। तो मैं अब यही कहना चाहूँगी अपने नाज़रीन से, मैं खुदारा सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। एग्जैक्टली। जी प्लीज़ आप अपने कंसल्टेंट से, अपने ये माहिर से, जो उस शोबे का माहिर है, उनसे आप ज़रूर मतलब ये कि उनसे कंसल्ट करें, और उनसे जो है ना, जो इस शोबे के माहिर हैं, आप उनसे अपने लिए दवा इलाज तजवीज़ करें। खुद से अपनी मेडिसिन और हर वक्त इस तरह से इसका कोई मामूल ना बनाएं। जिगर की बीमारियों की भी अलामात शुरू में होते हैं, या एक्चुअली ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन जिगर की कौन सी बीमारियां इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा नज़र आ रही हैं? मैडम अगर इसको थोड़ा सा हम कर लें तो क्या अलामतें होना ज़रूरी हैं जिगर की बीमारियों के लिए? जी शुरू में नहीं होती। ये जी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आम तौर पे आप सोनोलॉजिस्ट हैं, तो आपने देखा हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट इस तरह आ रहे होते हैं कि जी हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो हमारा जिगर का साइज़ बढ़ गया। जी जी या दूसरे नंबर पे आता है कि डॉक्टर साहब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो हमारे रेडियोलॉजिस्ट ने कहा है कि वहाँ पे कोई रसौली है, गिल्टी बन गई है या सुकड़ गया। या सुकड़ गया। अच्छा, इनिशियली अलामत नहीं आते हैं। अल्लाह पाक ने ना जो भी चीज़ बनाई है ना, तो उसका एक कंपनसेटेड सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको पहले कंपनसेशन होती रहती है। जब आप उसको निगलेक्ट करते रहते हैं तो फिर मसले आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनिशियली अलामात कोई ख़ास नहीं होती,
पहले जो अलामात स्टार्ट में आना शुरू होती हैं जिगर के लोगों में, वो आते हैं वीकनेस को, लिथार्जी फील करना शुरू कर देते हैं। फिर जो अलामात आती हैं कुछ लोगों में, तो उनकी आंखों में पलाहट आना शुरू हो जाती है, जिसको जॉन्डिस कहते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनमें अगर जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है, तो उसमें पेट में पानी का बढ़ जाना, कुछ लोगों में खून की उल्टी का आ जाना, या अगर हम उसके एक्सट्रीम पे जाएं तो कुछ लोगों में वहाँ पे ट्यूमर बन सकता है, जिसको एसएससी कहते हैं। तो इनिशियल में सिम्टम्स नहीं भी होती, और जैसे जैसे आपकी डिजीज़, जैसे जिगर के अंदर इश्यूज आना शुरू होते हैं, वैसे वैसे अलामात आना स्टार्ट हो जाती हैं। जी, जो एक एसओपीज होते हैं ना, जैसे कोलोनोस्कोपी है, अब हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा फॉर्मेट या एसओपीज नहीं बने हुए कि इस उम्र में कराना चाहिए, लेकिन जो लोग डेवलप कंट्रीज़ में हैं वहाँ पे अक्सर मेरे ख्याल है जो लोग ज़्यादा अवेयर हैं वो करवाते भी होंगे या नहीं करवाते, इससे हमें बहस नहीं है। लेकिन आप मेडिकल साइंस क्या कहती है कि कोलोनोस्कोपी किस उम्र में करवाना चाहिए एज अ रेगुलर चेकअप? बड़ा अच्छा सवाल किया, और मेरा ख्याल है कि ये अवेयरनेस के लिए और लोगों को एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लोगों को लगता है, हमारे लोगों में ना एक चीज़ है कि हमें कोई अलामत आती है और जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब पानी सर से ऊंचा एग्जैक्टली, पहले हमारे घर के टोटके चलते हैं, फिर हमारे घर में हम ना हमारे अंदर सारी 3 क्वालिटीज़ हर एक पाकिस्तानी में है। हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा पॉलिटिशियन है, और हर बंदा आलिम दीन है। तो ये 3 क्वालिटी जो है ना, तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर लोगों में पाई जाती है। तो जो लिटरेचर कहता है, जो मेडिकल लिटरेचर कहता है, लिटरेचर ये बात करता है कि अगर आपकी एज 50 ईयर पे जाती है तो आपको एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी क्या होती है कि ऐसी कोलोनोस्कोपी जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आपको होंगे। अच्छा। आपकी सिर्फ नंबर ऑफ योर ईयर्स चेंज हुए हैं, 50 पे आप गए हैं, तो आप अपना एक गट की एवेल्युएशन करवाएंगे। वो एवेल्युएशन क्या करेगी, वो देखेगी कि आपके गट में कोई पॉलिप्स तो नहीं है, कोई सोजिश तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा। तो वो एक स्क्रीनिंग है। अगर वो ठीक आ जाती है आपकी, तो वो मेडिकल लिटरेचर कहता है कि हर 10 ईयर्स बाद आप कोलोनोस्कोपी करवाएं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ वो है कि कुछ फैमिली में जिसमें अगर कैंसर रन कर रहा है, कॉलन कैंसर रन करता है, तो उस फैमिली की स्क्रीनिंग डिफरेंट होगी कि जिस यंगेस्ट एज में हुआ है तो उसकी स्क्रीनिंग उस लिहाज से होगी। इस तरह कुछ और कैंसर्स होते हैं जिसमें यूट्राइन है, ब्रेस्ट है, कॉलन है, गैस्ट्रोमिक है। तो अगर इस तरह की कुछ चीज़ें रन कर रही है तो उनकी स्क्रीनिंग सिलेक्टिव होगी। लेकिन ऐसी फैमिली जिसमें कैंसर नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, कोई कोमॉर्ब्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उन सब को 50 ईयर्स की एज पे अपनी फर्स्ट कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। और उसके बाद अगर वो ठीक आती है तो फिर 10 साल के बाद करवानी है। ये हर ईयर की ज़रूरत नहीं होती, फिर एवरी 10 ईयर्स आप अपनी कोलोनोस्कोपी करवाएं। जी, मैंने ये अक्सर देखा है कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन अक्सर डायग्नोज किया जाता है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो एक तो मेरा ये सवाल है, क्या ये मिस डायग्नोसिस या ओवर डायग्नोसिस भी होती है? एक मेरा ही सवाल है। और फिर ये कि अगर ये हो जाए किस वजह से होता है, एक तो ये बताइएगा, ज़िमनी सवालात हैं। और क्या ये ठीक हो सकता है? मैंने तो देखा है लोग सारी ज़िंदगी बस कहते हैं डायग्नोस हो गया और ये दवा खानी है, ये करना है। अच्छा, आप बेहतर बता सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म, ठीक है, IBS। देखें, इसको हम कहते हैं डायग्नोसिस एक्सक्लूजन, इट्स नॉट अ प्राइमरीली डायग्नोसिस। कि जब आप किसी बीमारी की तशखीस करते हैं तो उस बीमारी की पहला डायग्नोसिस नहीं होता ये। अगर आपको लगे कि ये फर्स्ट डायग्नोसिस, ऐसी बात है नहीं है। यू हैव टू एक्सक्लूड अदर डायग्नोसिस। आपने अदर बीमारियों को देखना है, उनको एक्सक्लूड करना है। ये नहीं है कि आपके पास 60 साल 70 साल का पर्सन आता है, मेल या फीमेल है, और वो कहता है कि मुझे पेट में दर्द है, मोशन है या कब्ज़ का मसला है, तो आप उसको IBS लेबल करेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास 15 साल 20 साल का बच्चा आता है तो या यंग टीन एजेस आता है और उसके सिम्टम्स है, तो आप IBS उसको लेबल करेंगे। सो यू हैव टू मेक सम डायग्नोसिस, एक्सक्लूडेड डायग्नोसिस इन एवरी एज। अगर यंग एज है तो कुछ बीमारियाँ जिसको एक्सक्लूड करना है, जिसमें गंदम की एलर्जी की बीमारी है, जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिसमें ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जिसको सेलिक डिजीज़ कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें कॉमन बीमारी, इसको एक्सक्लूड करना चाहिए। कुछ हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं जिसमें थायराइड इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों में बड़ा कॉमन होते हैं, तो वो एक्सक्लूड करना चाहिए। तो ये डायग्नोसिस एक्सक्लूजन है, मतलब यू हैव टू मेक डायग्नोसिस ऑन द बेस ऑफ द सम
टेस्ट और सम रिपोर्ट सम स्टडीज़। सिमिलर अगर ओल्ड एज में आता है बंदा आपके पास, तो उसके अंदर सबसे कॉमन, जो आपने पहले कोलोनोस्कोपी की बात भी की है, तो यू हैव टू एक्सक्लूड द एनी मैस, कोलन कैंसर, ब्लीडिंग, पॉलिप्स, ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए। फिर इसका एक क्राइटेरिया है जिसको रूम क्राइटेरिया कहते हैं, रूम 4 क्राइटेरिया। तो बेसिकली ये क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये सिम्टम्स की ड्यूरेशन मैटर करती है। ये नहीं है कि 5 दिन की अलामतें और मैं कहूँगा ये IBS हो गया, ऐसे भी नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन आवर द टेन्योर, कि 6 मंथ का टेन्योर होना चाहिए सिम्टम्स में। फिर उसके साथ आपका 3 मंथ में ऐसे सिम्टम्स हर वीक में एक दफ़ा आने चाहिए। तो इसका एक पूरा क्राइटेरिया बनाया था जिसमें अर्जेंसी होगी, इसके फिर टाइप्स हैं, उसकी हम डिस्कशन नहीं करते। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि IBS ये ओवर डायग्नोसिस नहीं है। इट्स हमारे यहाँ पे देखें, अब हम वी हैव टू एक्सेप्ट समथिंग कि हम एक इकोनॉमिकली लो कंट्री हैं, तो लोग अपनी हेल्थ पे उतना पैसा नहीं लगाते। लोगों के अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि वो अपने हेल्थ पे पैसा लगाएं। वो कहते हैं कि शॉपिंग कर लेंगे, खाना खा लेंगे, लोग बर्गर खाना पसंद करेंगे 3-4 हज़ार का, लेकिन हेल्थ के लिए टेस्ट करवाना पसंद नहीं करेंगे। कर्ज लेके शादियां करते हैं, कर्ज लेके बच्चों की शादियां करते हैं, कर्ज लाखों लाखों लाखों। तो ये कि भाई इज्जत का मामला, नाक का, भाई नहीं लो, वही ना, वो जो होता है ना, एक सिंपल प्रेजेंटेशन उसमें मैटर करते हैं, लेकिन वो अपने आप पे इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो कहने का मकसद आपका जो डायग्नोसिस है कि इट्स डिपेंड अपॉन द क्लिनिशियन, कि आप किस क्लिनिशियन के पास जा रहे हैं और आप कितने विजिलेंट है अबाउट योर डिजीज। दूसरा डिपेंड क्या करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। एक बंदा जो स्ट्रेस में गुजारा कर रहा है, एक बंदा बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, जॉबलेस है, कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, कोई सोसाइटी इश्यूज चल रहे हैं, वट एवर द रीज़न, अगर वो 6-7 माह से एक ही फेज से गुजर है ना, तो उसके अंदर एंग्जाइटी स्ट्रेस आएगी। तो एंग्जाइटी स्ट्रेस, मैंने पहले जो शुरू में हमने अल्फाज बात की, गट ब्रेन एक्सेस है, तो उसने आपकी गट को भी जो है ना इरिटेट करना है। अगर ब्रेन को इरिटेट करना है तो इससे फिर आपके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। और इट्स क्वाइट क्योरेबल। अगर आपको कोई ये कहता है कि ये क्योरेबल नहीं है, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ट्रीटमेंट पेशेंट के पास होता है डॉक्टर की निस्बत। क्या कि आपने, अब देखो, अगर मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एग्जैक्टली, यू हैव टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, ठीक है, आपने अभी डाइट बेहतर करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है, एंग्जाइटी मनूवर है, योगा है, नमाज है, वट एवर द, तो उन चीज़ों पे आप ध्यान करेंगे तो आपकी अलामात ख़त्म होने का ज़्यादा चांस है। अदरवाइज पेशेंट, ओबियसली आपकी ये बात भी ठीक है कि लोग ईयर्स एंड ईयर्स जो है ना इससे फेज से गुजरते रहते हैं। तो सिर्फ एक सवाल मैं आपसे मतलब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो मेरा बुनियादी तौर पे सवाल था कि आप कह रहे हैं कि ओवर डायग्नोसिस नहीं होती, मेरी ये रीडिंग है कि ये थोड़ी सी ओवर डायग्नोसिस होती है। व्हाट डू यू थिंक? ओवर डायग्नोसिस, मैंने आपको ये बता रहा हूँ ना, देखिए मेरी बात सुने, IBS इज नॉट ओवर डायग्नोसिस। देखें, मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई है कि आप किस कैडेट के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, किस ग्रुप के लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब आप स्टूडेंट में स्टडी करेंगी तो आपको वो डायग्नोसिस लगेगा ना। अगर सिम्टम्स, स्टूडेंट के सिम्टम्स का एनालाइज करेंगे, जो एक एग्जाम से गुजर रहे हैं, जो जॉब की इनसिक्योरिटीज़ है, जो स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, तो आपको IBS ज़्यादा कॉमन मिलेगी, तो आप कहेंगे ये तो वो डायग्नोसिस है। इसी तरह आप अगर मजदूरों में देखेंगी, एक लेबर क्लास में देखेंगी, तो वहाँ पे IBS कम होगी, चाहे वो स्ट्रेस में है, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ डिफरेंट है। इसी तरह एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है, इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट ग्रुप है, जो हर टाइम स्ट्रेस में रहता है, ये मसला है, ये मसला है, तो उनमें ये कैटेगरीज आएगी। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप किस ग्रुप के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, उन ग्रुप के लोगों के लिहाज से ट्रीटमेंट जो होती है डिफाइन होती है। इट्स नॉट अवर डायग्नोसिस, बट येस, फॉर टू मेक द डायग्नोसिस IBS आपको अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, आपको विजिलेंट रहना चाहिए, और कोई सिम्टम चेंज होते हैं तो उसके लिए आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान में अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ का कितना इंसिडेंस है? पाकिस्तान में अल्सरेटिव कोलाइटिस कॉमन है, क्रोन्स वेरी कम, लो इसकी प्रेवलेंस है, ठीक है, और वी आर सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, पर क्रोन्स के पेशेंट हमारे यहाँ पे कम है। तो IBD में अगर हम देखा जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी। फैटी लिवर बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारा जो खाने पीने है ना, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, कि हम लोग तेल में डूबे हुए, हमारे सालन होते हैं, पराठे होते हैं, पाए, निहारी, ये वो सब ज़ाहिर है हमें पता है। तो क्या ये रिवर्सिबल है? क्या इसका कोई इलाज है?
अच्छा ये ना जो मालूम है लेकिन मैं पूछती हूँ। मैडम दो चीज़ें हैं। नंबर वन ये है कि फैटी लीवर इज़ नॉट अ डिजीज़ यस, इनिशियली, इट्स इसकी स्टेजेस हैं। जी, जी, जी। ठीक है, इनिशियल स्टेज में आपके लीवर के अंदर सिर्फ फैट जाती है, कुछ नहीं जी। कह रही होती, बैठी होती है। अगली स्टेज में क्या होती है कि वो फैट वहाँ पे नेक्रो इन्फ्लेमेशन, सोजिश का काज बनती है। तीसरी स्टेज में ये होता है कि इट्स जस्ट बिहेव लाइक हेपेटाइटिस। ठीक है, तो वो हाँ। लिवर जो है ना इन्फ्लेमेशन के बाद, जहाँ बॉडी का एक और रोल है कि जहाँ हुँ, पे सोजिश है ना, हुँ, वहाँ पे उसने सिकुड़ना है। अगर बॉडी में मेरे यहाँ पे स्किन अब्रेजन हुई, तो हुँ, जैसे अब्रेजन होगी तो जी, जैसे हीलिंग होगी तो सिकुड़ जाएगी स्किन। जी। सिमिलरली ऑर्गन का भी यही है कि अगर किसी भी ऑर्गन में सोजिश है तो इन्फ्लेमेशन है, तो जैसे उन्हें रिकवरी की तरफ जाना है तो हुँ, रिकवरी में वो इन्फ्लेमेशन के सिकुड़ना है। हाँ, तो फैटी लिवर की क्या है, पहले नंबर सिंपल फैट गई, फिर उसने सोजिश काज की, फिर उसने वहाँ पे उसको सिकुड़ना का सिकुड़ाहट की तरफ लेगी, जिसको सिरोसिस कहते हैं। और फोर्थ नंबर पे अल्लाह माफ़ ओह करे माय वहाँ गॉड! पे कैंसर का काज बन सकता है। ओह! सो इनिशियल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छा। जो इनिशियल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी फर्स्ट स्टेज जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, जी, जी, आपके जी। जिगर में सिर्फ फैट अकोमुलेट हुई है, माइल्ड डायग्नोज़ हुआ है। एग्जैक्टली, या आपकी अभी सोजिश प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो तो जी। अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो लकीली नो मार्केट हैव लॉन्च द न्यू ड्रग्स। लाइकवाइज अभी एक रिसेंटली ड्रग पाकिस्तान में भी आ गई है, उसका नाम है रिस्मिट्रोल, रिस्मिट्रोम। ये है थायरोग्लोबुलिन हार्मोन रिसेप्टर बीटा एगोनिस्ट। ये क्या करती है कि ये सिर्फ फैटी रिस डिफ्रा के नाम से पाकिस्तान में आती है। ये ना सिर्फ आपके जिगर के अंदर फैट को कम करती है, उसकी सोजिश को कम करती है, और स्कारिंग जो वहाँ पे फेब्रोसिस हो रही है उसको भी कम करती है। एक तो ये है। दूसरा जो जिसका ज़्यादा इलाज ट्रीटमेंट है वो पेशेंट के पास है, सच बता रहा हूँ, डॉक्टर के पास नहीं है। हुँ, क्या है, जो वो लिटरेचर है, जो हमारे पास सारा लिटरेचर आया है, उसमें वो कह रहे हैं इफ़ यू रिड्यूस योर वेट 10%, यस। इफ़ यू रिड्यूस योर वेट 7%, तो आपकी सोजिश खत्म हो जाएगी। बट इफ़ यू रिड्यूस योर वेट 10%, तो आपकी जो फैट है उसकी वो कम होना, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड यू लिवर बिकम हेल्दी। एंड इफ़ यू रिड्यूस वेट मोर देन 10%, तो आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू होगा, तो हीलिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। सो एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, रिड्यूस स्ट्रेस एंड वेट रिडक्शन, ये इनिशियल थेरेपीज़ हैं। अगर इससे आपकी बेहतरी नहीं आ रही, देन यू हैव टू डिस्कस योर डॉक्टर regarding the other latest treatments or some drugs और some viruses जो भी इस तरह की फैट एक्युमुलेट करते हैं, वो टेस्ट करने के बाद आइडिया होता है कि वो उसको भी देखें। तो मैं वाक़ई ये बड़ी आगाही हुई और मैं नाज़रीन से भी ये कहना चाहूँगी कि माइल्ड फैटी लिवर, माइल्ड स्टेज को इतना हल्का लिया जाता है। इट्स नॉट लाइक दिस। और अगर हम इसको इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाता है। एग्जैक्टली, जो आपने जैसे बयान किया एग्जैक्टली। और शायद मैंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा। तो किसी भी चीज़ को जैसे आपने बुनियादी तौर पे भी इब्तदाई तौर पे जो आपने बात की, मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करती हूँ कि कोई भी इशू आया है मेडिकल, तो ये जो हम इंतज़ार करते हैं ना कि पानी सर से ऊँचा, जो हम बात कर रहे थे, ये नहीं करना चाहिए। खुदा अपनी सेहत का ख़्याल रखें। जी, तो उसको किसी चीज़ को भी हल्का ना लें। आपकी सेहत अच्छी होगी तो फिर आप अच्छी ज़िंदगी भी गुज़ार सकते हैं। अच्छा, अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। एक एक दो बातें और आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि कौन सा कैंसर है जीआईटी में जो ज़्यादा प्रीवेलेंट है पाकिस्तान में और एशिया में? पाकिस्तान या में जो सबसे कॉमन कैंसर अभी हम देख रहे हैं ना, वो दो कैंसर हैं। जी। नंबर वन ये है हेपाटोमा, जिसको लिवर कैंसर कहते हैं। हुँ, एंड उसकी रीज़न ये है कि 90s में लोगों में वायरस आया था हेपेटाइटिस बी और सी। हुँ, बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रांसमिशन हुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई विदाउट टेस्टिंग, और कुछ बहुत हमारी कम्युनिटी की जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस है वो हेपेटाइटिस सी जी। और फिर हेपेटाइटिस बी के साथ है। हुँ, और ये वायरस दोनों की वही आपकी बात के ट्रीटमेंट निगलेक्टेड, और उसके बाद उसने सिरोसिस की तरफ गए और जिगर कैंसर की तरफ हुँ, जा हुँ, रहे हैं लोग, हुँ, और बहुत कॉमन होता जा हुँ, रहा है। सेकंड पे जो है वो देखा जाए तो हमारे जो प्रिजर्वेटिव्स और जो फूड हुँ, एडिटिव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आ गया है, हुँ, जो खाने को बहुत ज़्यादा जायका देने के लिए। हुँ, और जो जो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का रुझान आता जा रहा है, तो इस वजह से भी लिवर के अंदर इन तरह से टॉक्सिन, ओबियसली लिवर इज़ अ डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन, तो उसने लिवर ने अपना काम करना है, तो वहाँ पे टॉक्सिन रिजाइड करते हैं, तो हेपेटोमा का चांस बन जाता है। दूसरा जो कैंसर जो कम हमारे कॉम सोसाइटी में कॉमन हो रहा है वो है गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक का सी है।
तो गैस्ट्रिक कैंसर जो है इसकी भी प्रेवलेंस इसी वजह से है, वो हमारे अपने डाइट हैबिट्स के साथ है, इनटेक के साथ है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो मुख्तलिफ उसके को फैक्टर्स हैं। सो अगर हम इसको नट शेल में देखें तो इन आवर सोसाइटी द कॉमनेस्ट कैंसर जो हमारे पास जीआई में राइज कर रहा है वो लीवर कैंसर है, और उसकी बहुत वजह वो लास्ट 20-30 ईयर्स का बैकअप चल रहा है जो उस वजह से। मुझे सबसे बड़ा ये दुख होता है कि ये जो जितने जीआई वाले ख़ास तौर से है ना, पेनक्रियाटिक हो गया, इसोफेगस तो फिर भी शायद आप बेहतर बता सकते हैं, थोड़ा सा पता चल सकता है, लेकिन वो भी बाज़ दफ़ा आगे बढ़ चुका होता है स्टेज, और स्टमक का भी काफ़ी लेट डायग्नोज टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं ना, और फिर यही होता है कि कंसल्टेंट्स यही बताते हैं कि आपके पास 1 साल, आपके पास चंद महीने, और मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को ख़त्म होते हुए देखा, इसोफेगस कैंसर को, स्टमक कैंसर को, पेनक्रियाटिक कैंसर को। और तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी अलार्मिंग है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ये एजेस अपनी एज ग्रुप के लिहाज से अपने मेडिकल चेकअप्स कराएं। तो एग्जैक्टली। आसानियाँ भी हो गई हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि बहुत सारी ट्रस्ट हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको फ्री जो है वो इन्वेस्टिगेशंस, ऐसी बात नहीं कि मुकम्मल तारीखी है, हर एक के लिए कोई ना कोई जगह निकल सकती है। असल में मैडम मैं जी, यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात जी ऐड ज़रूर। करूँगा। जी, हमारे सोसाइटी में ना डिफरेंस है लाइक वाइज के ओबियसली इकोनॉमी इज़ वेरी बिग रोल। जो लो सोशल इकोनॉमिक है और जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से लोग टेस्ट इसलिए भी नहीं करवाते कोई कोई चीज़ डायग्नोसिस ना हो जाए। जी, लोगों का माइंड सेट है ना। अब एक बंदा है वो कहता है कि मैं अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, अपन रेंट दे रहा हूँ, वो टेस्ट इसलिए नहीं करवाना चाहते कि कोई डिजीज़ डायग्नोज ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना निकल आए। डॉक्टर साहब को टेस्ट हम टेस्ट करवाएं, कोई निकल ना आया फिर क्या करेंगे। सो लोगों को इनसिक्योरिटी इकोनॉमिकली भी है, सोशली भी है, और बाकी रही बात टेस्टों की, इन पाकिस्तान एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, हर टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। और एक वो आपकी बात मैं ऑगमेंट करूँगा कि लो इकोनॉमिकल लोगों के लिए भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल हैं चीज़ें, और प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल हैं। और इनिशियली कुछ टेस्ट हैं जिसको हम कहते हैं कि आपको एनुअली करवाने चाहिए, वो एज ग्रुप के लिहाज से जो आपने ऐड किया ना कि एक टीन एज है तो उसके कौन से टेस्ट होंगे, मिडिल एज है उसके कौन से होंगे, ओल्ड एज है उसके कौन से होंगे, जी। तो और करवाना मैं चाहिए। इस हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि जो साहिब सरवत लोग हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, खुदारा अपने स्टाफ का ख्याल रखें, चाहे वो आपका डोमेस्टिक है, चाहे वो आपके ऑफिस के लोग हैं, जो आपके अतराफ़ के लोग हैं, और ये मैं समझती हूँ वलीन ज़िम्मेदारियाँ हमारी। बाद दफ़ा मैं ये बात करती हूँ तो मेरा कुछ लोगों ने मजाक बनाया ना, हंसे। तो मुझे ये दुख हुआ कि अगर हमारे पास एक दर्द दिल और वो एहसास नहीं उन लोगों का जो कि नॉन अफोर्डिंग है, तो वो तो बेचारे हज़ारों की लाइन में खड़े होकर वापस आ जाते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इस तरह का जो फिलैंथ्रोपिक वर्क है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये हम जारी रखें। चाहे मेडिकल के शोबे से हैं या हम जब कोई आम हाउसवाइफ हैं या कोई आम फ़र्द है, ये मैं पैगाम इस पॉडकास्ट की तवज्जो से कहना चाहूँगी। एक केस मैंने देखा, 33 ईयर ओल्ड मैन और अ बॉय, यू कैन से, उन्होंने सारे अपने बेस लाइन्स कराए, और बेस लाइन्स में हमें पता ही है रेगुलर प्रोटोकॉल जो होता है, और एक 61 ईयर ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, उन्होंने भी कराए। आप सोचें कि जो यंग मैन है उसके इतने वर्स्ट टेस्ट थे ना, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, और ना जाने क्या कुछ ना, and it was just because of unhealthy lifestyle. So I was alarmed by this, और मैं बताती रहती हूँ लोगों को ना, मुझे शौक है मशवरे देने का और बताने का ना, तो मैं एडवाइस करती हूँ, समझाती हूँ। लेकिन ये चीज़ जो है ना, कंपैरेटिव जब स्टडी की तो देखिए ना, हेल्थ, और वो एजुकेटेड भी है, तो हमारा लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप कोई आसान सा, आखिर में कोई रोज़मर्रा के मामूल के लिहाज से
कोई मशवरा, कोई हिदायत देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को आपके शोबे के लिहाज से कि हम उसको ज़िंदगी में शामिल करें और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को और सेहत को बेहतर बना सकते अच्छा मैडम, एंड पे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप ये कहते हैं कि ये पॉइंट मैं 10 बताऊँ या 5 बताऊँ, तो मेरा ख्याल है ये वो आपके सोशल मीडिया पे, लिटरेचर पे, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। जी, 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 आप जी, सिर्फ ज़हन में 2 चीज़ें बिठा लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जी। नंबर 1 ये है कि आप अपने आप को स्पेशल ट्रीट करें। हुँ, लाइकवाइज़ मैं कहता हूँ हर एक को कि यू आर अ मशीन, और अगर आप अपने आप को ये देखें कि आपको अपनी बॉडी को कैसे सर्व करना है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आप देखें गाड़ी है ना, आपको एक बड़ी कॉमन सी है कि आप पेट्रोल डलवाने के 3 पेट्रोल पंप देखते हैं, यार इसका पेट्रोल ठीक है, इसका ठीक है, आपने उसका सर्विस करवानी है, इंजन चेंज करवाना है, वट एवर द, तो आपको वर्कअप करते हैं। जी, जी, लेकिन खाने में हम ऐसा नहीं है, पीने में हम ऐसा नहीं है। सो बेसिकली योर बॉडी नीड के एक मशीन है जिसको हुँ, आप खाने से पहले ये सोच लें कि मैं अपनी बॉडी के साथ जस्टिफाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको अपने सारे वो जो कहते हैं ना कि इतने बड़े चार्ट फॉलो करने की या इतनी हुँ, चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा, नंबर 1। हुँ, नंबर 2 है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप प्री डिसाइडेड हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से भी हैं। आप अपनी कोशिश करें, लेकिन चीज़ों का रिज़ल्ट खुद डिसाइड ना करें। हुँ, हमारे माशरे में जो सबसे कॉमन चीज़ प्रेवलेंट हो रही है वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन है। इसको हुँ, मानना पड़ेगा। उसकी हुँ, रीज़न चाहे आप सोशल मीडिया की बात कर लें, चाहे आप लोगों के अंदर बढ़ते हुए बहुत सी ख्वाहिशात की बात कर लें, कंपैरिजन की बात कर लें, वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। बट द अल्टीमेट गोल के लोगों की माइंड हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, और उसको बेहतर करने के लिए लोगों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन, एक होप, एक उम्मीद और एक तशक्कुर का एलिमेंट जो है ना, थैंकफुलनेस, कि लोगों को थैंक यू कहना, लोगों को ओब्लाइज करना आना चाहिए। हमारे अंदर हम मैं करना आता है हमें, बट वी कांट से कि मैम थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस, कि आपका अगर कोई बंदा हमारे लिए सर्व कर रहा है उसको थैंक यू कहना सीखें। सो गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, और लोगों को थैंक्स करें, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे। तो ये जो चार्टिंग होती है कि ये कर लें, लाइफस्टाइल बेहतर कर लें, खाने में ये ले आएँ, पानी में ये कर लें, ये हर एक को पता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है। ठीक है, पानी हर एक को पता है कि मुझे अच्छा पीना चाहिए। खाने हर एक को पता है कि यार ये मैं गंदा खाना खा रहा हूँ, ये अच्छा खा रहा हूँ, ये फूड स्ट्रीट है, ये है। तो हर बंदा जब आप खाना खाए तो ये समझे कि आइदर माई बॉडी नीड इट, नंबर 1, आइदर मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ जो अल्लाह ने मुझे नेमत दी है सेहत की, इट्स अ नेमत है ना अल्लाह की। तो अल्लाह ने अगर आपको नेमत दी है सेहत की, तो मैं उसमें जस्टिफिकेशन में जस्टिफाई कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अगर ये चीज़ें कर लेंगे तो यू हैव एवरी क्वेश्चन, कोई आपको सवाल की ज़रूरत ही नहीं है, और यू विल बिकम वेरी मच सेटिस्फाइड। आपने नटशल में बहुत अच्छी बात की। आपने ना वर्जिश की बात की है, ना आपने अच्छी डाइट की बात की, वो हम पहले कर चुके हैं। और ज़हनी सेहत, ये सब चीज़ें तो हमें मालूम ही हैं और ये सेहत की कुंजी है। लेकिन ट्रीट योरसेल्फ स्पेशल, यस। ये मैं अपने आप को भी कहूँगी, हर शख्स अपने आप को कहेगा प्लीज़ टेक योरसेल्फ सीरियसली, नोबडी इज़ गोइंग टू रेस्क्यू यू व्हेन यू आर फ्लोटिंग। ओनली 1% इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड यू, और वो यू आप आर खुद हैं। यू आर योर ओन सेल्फ। यस। यस। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते तो आप किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। जी, ये लाइफ का असूल है। जी, जी, जी। और अगर आप दुनिया में नहीं है, कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं, क्या नहीं है। सो अगर अल्लाह ना करे किसी की बीमारी है तो उससे पूछें सेहत क्या है। तो जी, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उस सबसे बड़ा शुक्र करने का तरीका ये है कि मेरे ख्याल में इट्स माई बीइंग अ डॉक्टर, कि आप अपनी बॉडी के साथ जस्टिफिकेशन करें कि मैंने जो खाना है, मैं करना है, मैं उसके लिए ये मैं मेरी बॉडी डिज़र्व करती है। अगर आपको नींद आई हुई है तो अगर ना सो जाएं, जी, स्लीप लें, मैं जी, कहता हूँ। ठीक है, जी, और आप अपने आप को बाकी सारी चीज़ों में बेहतर रखें, दैट्स गुड। जी। बहुत मुफ़ीद गुफ्तगू रही और बहुत शुक्रिया। हमें बहुत हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा हुआ, बड़े अच्छे-अच्छे मशवरे मिले और इंशाल्लाह फिर ऐसी कोई हम नशिस्त रखेंगे। तो अगली किस्त के लिए मुझे डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।